हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम पिछली वीडियो में पढ़ लिए कि राज्य के कितने प्रमुख यानी राज्य के चार प्रमुख अंग हैं जिसके बिना राज्य की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में राज्य के बाद आता है कि शासन यानी राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। कभी आपने सोचा कि अगर राजनीति न हो तो समाज चल सकता है? नहीं चल सकता है। राजनीति के बिना समाज नहीं चल सकता है। तो जितने भी मानव शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों ने जितने भी समाजों का अध्ययन किया, उन सभी समाजों में किसी न किसी रूप में राजनीति मिली। जैसे कहीं राजतंत्र, तो कहीं कहीं लोकतंत्र, तो कहीं तानाशाही। तो राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र का सीधा सा मतलब है कि इसमें राजा कानून बनाता है और राजा जो कहता है वही उसका कानून होता है। ठीक, राजा की मर्जी से ही वो राज्य चलता है। दूसरा होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में पहले कुछ छोटे छोटे लोकतंत्र दिखते हैं और लोकतंत्र में क्या होता है कि कुछ लोगों की सहमति से नियम कानून बनाए जाते हैं। अभी लोकतंत्र में विस्तार से चर्चा करेंगे हम जब भारत की बात आएगी। तो उसके बाद तीसरा है तानाशाही। तानाशाही का मतलब होता है कोई एक आदमी जो पूरी सत्ता पर अधिकार कर ले, और जैसे हिटलर तानाशाही में बहुत बड़ा नाम आता है। तो उसके बाद भी वो जो चाहे वही कानून बनता है। वो जो एक बार कह दिया कि ये चीज होनी चाहिए तो होनी चाहिए, कुछ भी उसमें रोक टोक की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, इसके बाद में हम आते हैं तो धीरे धीरे राजनीति की आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे जनसंख्या जब बढ़ने लगी, इसका रूप और भी व्यापक हो गया। यानी राजनीति की जरूरत है क्योंकि इसके बिना समाज का संतुलन रखना संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि समाज में जनसंख्या बढ़ गई। जब जनसंख्या कम थी तो लोग क्या करते थे, आपसी सहमति से कोई भी झगड़ा हो, बवाल हो, कोई भी विवाद हो, उसको निपटा लेते थे। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ गई है तो जरूरी हो जाता है कि इसको बड़े पैमाने पर लिखा जाए, नियमों कानूनों को। तो जब बड़े पैमाने पर, तो पहले राज्य की तरह राज्य है, अब क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी का राज्य का मतलब होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य होता है जो वंचित वर्गों को ध्यान में रख करके कोई भी अपनी पॉलिसी बनाता है। वंचित वर्गों को ध्यान में रख करके कोई भी अपनी पॉलिसी बनाता है। जैसे भारत के संबंध में, भारत में भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। भारत में भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सी बाधाएं हैं। इन बाधाओं में आंतरिक सुरक्षा के लिए जैसे बाधाएं हैं आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद इत्यादि। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास राज्य का एक मजबूत ढांचा अगर नहीं होगा तो हम इन स्थितियों से निपट नहीं पाएंगे। आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद दुनिया भर के मुद्दे हैं। तो अगर इन सब को विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हमारा राज्य क्या है, राज्य का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा और हमारे राज्य बिखर जाएंगे। इसके बाद में कुछ जो राज्य का जो लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है वंचित वर्गों को आगे लाना। जो मुख्य धारा में नहीं है उनके लिए कुछ पॉलिसी बनाना, कुछ नियम बनाना, उनको आगे लाना। ठीक, तो इस तरह से आगे लाने के लिए हर देश में हर राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की तरह सोचते हैं। यानी अपने लोक कल्याण मतलब सबके कल्याण की भावना। ऐसे नहीं कुछ लोग अमीर हैं तो बहुत अमीर होते जाएं, जो गरीब है और गरीब होते जाएं। तो सरकार इस तरह से पॉलिसी बनाती है तो इस पे कुछ विवाद भी होता है। जैसे आरक्षण है भारत में, तो आरक्षण दिया गया है क्योंकि जो वंचित वर्ग है, जो शिक्षा में पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिसको हीन की दृष्टि से देखा जाता है, हीन की भावना से देखा जाता है, तो सरकार उनके लिए थोड़ा आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन की व्यवस्था करती है ताकि वो लोग भी पढ़ लिख करके आगे आएं। जब वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे तब समझेंगे दुनिया कितनी आगे है। नहीं तो वो पिछड़ते और पिछड़ते और पिछड़ते इतने पीछे चले जाएंगे, फिर उनका आधुनिक युग में विकास कर पाना संभव नहीं है और उनका शोषण हर जगह होगा। इसीलिए कल्याणकारी राज्य इसमें अपनी योजनाओं में उनको मुख्य रूप से ध्यान देते हैं। तो अब इसके बाद में आता है शासन क्या है, यानी शासन करने के लिए शासन क्या है। तो शासन के देखिए अंग होते हैं तीन। एक होती है विधायिका। विधायिका का सीधा सा मतलब अर्थात कानून बनाने वाली संस्था।
विधायिका मतलब कानून बनाने वाली संस्था। कार्यपालिका अर्थात कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। न्यायपालिका यानी जुडिशरी जिसको कहते हैं, अर्थात कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। तो सबसे पहले एक एक को समझते हैं। सबसे पहले विधायिका। विधायिका का सीधा सा मतलब है, आपके यहाँ दो तरह की विधायिका है, एक है संसद और दूसरी राज्य में विधानसभा है। विधायिका कितनी तरह की है? दो तरह की है, एक है संसद, दूसरी राज्यसभा में क्या है, सॉरी राज्य में क्या है, विधानसभाएं। तो संसद जान लेते हैं। संसद में दो अंग होते हैं, एक होता है उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, एक होता है निम्न सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों को मिला करके क्या बनती है? विधायिका। इसका काम है कानून को बनाना। तो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और लोकसभा में जनता को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इसमें क्या काम इसका है? संस्था द्वारा कानून को बनाना। वो कानून जब पारित हो जाता है तो कार्यपालिका क्या करती है? उसके अनुसार शासन चलाती है, कानूनों के अनुसार शासन चलाती है। जैसे पुलिस है आपकी, ठीक ना, क्या करती है? जो कानून बनता है उसके अनुसार शासन चलाती है। और तीसरी आपकी है न्यायपालिका, अर्थात कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था है। न्यायपालिका क्या है? कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था है। तो न्यायपालिका आपकी क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिले की कोर्ट, तहसील की कोर्टें, ठीक। और जब कोर्ट में पढ़ेंगे तो बहुत सारा है उसमें, और भी बहुत सारी कोर्ट है, लोक अदालत, ई कोर्ट, इस तरह से बहुत सारी अदालतें हैं। तो ये क्या करती है? जो न्याय, जो कानून बन गया है, ठीक है, कानून के अनुसार विवादों का समाधान करती है कि कोई मर्डर किया है तो कितनी सजा होगी, मर्डर किस तरह से हुआ है, जघन्य अपराध है कि सामान्य मर्डर है कि क्या है, कोई चोरी किया है, कोई डकैती किया है। तो सारे कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करती है। ये हो गई आपकी सारी संस्थाएं।